प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ट्रिब्यूनल के बाद भी पढ़ाया था भारत के राज्य और संघराज्य क्षेत्र, जो संविधान के भाग 1 में आपको बताया गया। अब संविधान का भाग 1 हमने आपको बताया था कि हम आपको जब पढ़ाना शुरू करेंगे पॉलिटी, तो उसमें संविधान का भाग और अनुच्छेद ये दोनों साथ ही साथ पढ़ाते चलेंगे। किस अनुच्छेद में क्या क्या आया ये पता चलता जाएगा और वो किस भाग में है ये दोनों पता चलता जाएगा। तो हम अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाग 2, क्योंकि हमने भाग 1 में आपको बताया था भारत के राज्य और संघराज्य क्षेत्र। तो भारत के राज्य और संघराज्य क्षेत्र में हमने भारत के राज्यों का वर्णन किया था कि इंडिया दैट इज भारत इज इंडियन ऑफ स्टेट। हम लोग यूनियन है, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन नहीं है। आर्टिकल 1 में कहा था। आर्टिकल 2 में हमने बताया था कि नए राज्यों का या बाहरी राज्यों का, विदेशी राज्यों का भारत संघ में प्रवेश। आर्टिकल 3 में हमने कहा था नए राज्यों का निर्माण, यानी भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो नए नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये सभी राज्य को 2 भागों में बांट सकती है, या राज्यों की सीमा परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, और साथ ही साथ किसी राज्य की मान्यता समाप्त कर उसे संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र को राज्य क्षेत्र बना सकती है। ये संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 4 से संबंधित विधियों को लिए बताया गया, और अब वहां अनुच्छेद 4 तक ही राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। उसके आगे अब चर्चा है संविधान की भाग 2 और नागरिकता। अब आप यहाँ आज पढ़ेंगे नागरिकता यानी सिटीजनशिप, पूरा प्रैक्टिस इसलिए हम इस सिटीजनशिप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो प्रिय छात्रों, हम पहले नागरिकता की नागरिकता क्या है। देखिए, नागरिकता का अर्थ है जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हमने जन्म लिया, अगर ना होता जिस देश को हम अपना करते हैं, जिसके लिए हम अपनी यहाँ 5 साल तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, जो हमें सारी सुविधाएं देता है, सुरक्षा देता है, वो हमारा मुल्क है, हमारा देश है। यहाँ हमने जन्म लिया, यहाँ हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया। हम अपने पूर्वजों के धरोहर उनकी विरासत पर है, और वो विरासत भारत राज्य में या भारत देश में, इसलिए हमारा देश है। तो जो हमारा देश है उसके हम उसी पर काम हो रहा है। एक व्यक्ति हैं, इन्हीं व्यक्तियों को जो उस देश में निवास करते हैं, जिसे वे अपना कहते हैं, उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, उसके वे नागरिक हो जाते, उसके वे नागरिक हो जाते। अर्थात जिस देश के निवासी उस देश से सारी सुख सुविधाएं लेते हैं और उस देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार नहीं रखते हैं, उस राष्ट्र की भक्ति के साथ वे इसके नागरिक, उन्हीं को नागरिक कहा जाता है। जैसे अनादिकाल से हमारे माता पिता पूर्वज इत्यादि इसी देश में जन्म लिए, पले बड़े बड़े हुए, संपत्ति अर्जन किया, सुख वैभव का लाभ लिया और इस देश के लिए कार्य किया। वे इसके नागरिक थे और उनकी संतान होने के नाते उनके नागरिक। यही है नागरिकता। इसी नागरिकता को संविधान सभा ने परिभाषित कर दिया कि आखिर नागरिकता है। इसी को संविधान सभा ने परिभाषित कर दिया और ये भी बता दिया कि कौन कौन लोग भारत के नागरिक हैं, क्योंकि वे तो भारत के नागरिक थे जो भारत में जन्म लिए, या वे भारत के नागरिक थे जो भारत जिनके पूर्वज भारतीय थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विदेशी हमारे देश में आ गए। क्या वे भी भारत के नागरिक हैं, या कुछ विदेशियों के बच्चे हमारे भारत में जन्म ले लेते थे, तो क्या जन्म के आधार पर वो भी भारत के नागरिक है? या यूं कहें कि कुछ बाहरी लोग आए और वो यही रच बस गए, तो क्या उन्हें भी अपना नागरिक मान लिया जाए? या यूं कह दिया जाए कुछ लोग चाहते हैं कि हम भारत देश से में आकर के रहने लगे, तो क्या हम उन्हें भी अपना नागरिक माने? इन सारी चीजों को कि क्या इन्हें नागरिक माना जाए, इनसे संबंधित नियम विधान को हमारी संविधान सभा ने परिभाषित कर दिया। कहां से कहां तक? क्या? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच। ये है नागरिकता। तो प्रिय छात्रों, मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि आपने नागरिकता क्या ये जान लिया बड़े आसान शब्दों में। जो भारत में जिनके पूर्वज रहते थे, जो भारतीय थे, और उन पूर्वजों के आगे आने वाली संतानें विरासत में जो
यहाँ जन्म ली, संपत्ति अर्जन की, घर परिवार राष्ट्र का निर्माण में योगदान दी, वे यहाँ के नागरिक हैं, ये तो सामान्य बात। लेकिन क्या अन्य लोगों को भी नागरिक माना जाए? आखिर नागरिकता की और क्या क्या दशाएं हो सकती हैं, उसे संविधान सभा ने परिभाषित कर दिया अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसने बताया कि किसको किसको नागरिक माना जाए। बहुत बहुत सी बातें हैं। अंग्रेज हमारे देश में आके रहने लगे थे, क्या वो भारत के नागरिक मान लिए? यहाँ बताया गया कि क्या किया जाए। तमाम विदेशी के बच्चे यहाँ आके जन्म लिए, क्या वो भारत के नागरिक हो जाए? संविधान सभा ने बताया इसमें इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। या किसी ने नागरिकता मांगी, या कोई यहाँ से कहीं चला गया, या कहीं से कोई आ गया, शादी विवाह करके आ गया, तो क्या उसको माना जाए? कैसे इस देश के अपने मूलभूत लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी बताया जाए कि नागरिक है या नहीं है, इसको परिभाषित किया गया संविधान के भाग 2 नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 से 11 के। आई थिंक आपने नागरिकता समझ लिया होगा, और इसमें किसको नागरिक कहा जाए या ना कहा जाए उसके बारे में आप समझने को तैयार हैं। जैसे अब देखिए, अनुच्छेद 5 में कहा गया कि भारत में जिनके पूर्वज रहते आए, जिनके पूर्वज यानी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो पूर्वज भारत में रहे, उनकी संतानें और वो सारे लोग भारतीय हैं और भारत के नागरिक। जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि वे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे जो भारतीय थे। संविधान सभा के प्रारंभ से 1935 का भारत स्वतंत्र में आया, तभी वो भारतीय थे। उसके बहुत पहले से अनादिकाल से जो भारतीय थे, भारत में जन्म लिए जिनके पूर्वज और उनकी संतानें जो वर्तमान में जन्म ली है, वो भारतीय है। आप कह सकते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता, अनुच्छेद 5। हालांकि इसका बाद में चलकर जन्म के आधार पर नागरिकता की विदेशियों ने बड़ा लाभ उठाया, बहुत नुकसान पहुंचाया भारत को, उसे बाद में संशोधित किया गया। लेकिन शुरुआत में हम कह सकते हैं वंश परंपरा के आधार पर या जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता। उसमें अनुच्छेद में संविधान सभा के लोगों ने यही कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई या उनके पूर्वज भारतीय रहे हों, उन्हें भारत का नागरिक माना जाए। एक तो पूर्वजों के आधार, वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता हो गई, इसीलिए भी कहा गया जन्म के आधार पर जिसने भारत में जन्म लिया हो भारत का नागरिक है। यही थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, लेकिन पहले यह था अनुच्छेद 5 में, बाद में इसे यथा संशोधित किया गया और उसमें कहा गया कि जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि अब निश्चित करना चाहिए क्या उनके पूर्वज भारतीय नागरिक है तो वे भारतीय नागरिक माने जाए। ठीक, तो अनुच्छेद 5 में जैसा कि आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 5 इसमें आप कह सकते हैं वह व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया, भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक। ये देखिए पहली अनुच्छेद 5 यही है। ठीक, वह व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक है। पहले यही था, यानी आप कह सकते जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता आर्टिकल 5 आदमी से संशोधन, ये जब बाद में संशोधन हुआ तो संशोधन के बाद इसमें कहा गया कि कम से कम उसमें उसके पूर्वज भारत के नागरिक होने चाहिए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसी में कि पूर्वजों के भारतीय होने के आधार पर व्यक्ति की नागरिक आप इसे भी कह सकते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता, पूर्वजों के भारतीय होने का आधार, अनुच्छेद 5 में ये। और अब इसके आगे आता है
अनुच्छेद 6 जिस समय सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन तैयार हो रहा था या जिस समय नागरिकता परिभाषित की जा रही थी, उस समय अपने देश में अलगाव बिलगाव जैसी परिस्थितियां भी थी। भारत का विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनकर के और नए राष्ट्र के रूप में आकार लेना चाहता था, ले रहा था। इन कारणों से उधर से बहुत से लोग भागकर इधर आए, इधर से बहुत से लोग आकर उधर गए। उन परिस्थितियों में अनुच्छेद 6 और 7 जैसे भारतीय नागरिकता अनुच्छेद बनाए गए। जैसे अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। आपने एक फिल्म देखी होगी गदर, गदर एक प्रेम कथा। तो गदर एक प्रेम कथा में आपने देखा होगा कि तमाम लोग विभाजन के परिणाम स्वरूप जो उधर से लोग इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, उन लोगों में तमाम बवाल हो गया, खूनी टकराव हो गया। बहुत से लोग उधर से भाग करके यहाँ आ गए जो अपने को भारत में अच्छा समझते थे, पाकिस्तान में रहना अपने को अच्छा नहीं समझते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो इन परिस्थितियों में जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान से भारत चले आए, तो संविधान सभा ने उनको भारत का नागरिक माना अनुच्छेद 6 में, और कहा कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता। भारत आए लोगों की नागरिकता, ये देखिए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक। और अनुच्छेद 7 में कहा गया है, अनुच्छेद 7 इसमें कहा जा रहा है भारत से पाकिस्तान में, भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत से भारत आए लोगों की नागरिकता। ध्यान दीजिएगा, भारत से विभाजन के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान भी गए। पाकिस्तान से तो भारत आए क्योंकि वे लोग नहीं चाहते तो पाकिस्तान में रहे, वो अपने को भारतीय पहले थे, तब पाकिस्तानी हमारा ही था, तो वहां आराम से बसते थे। लेकिन जब देश विभाजन हो गया और पाकिस्तान बन गया, तो तमाम लोग वहां से भारत चले गए क्योंकि उन्हें भारत में रहना था। भारत सरकार यानी संविधान सभा ने उन लोगों को अपने नागरिक मान भी लिए, लेकिन तमाम लोग इस खुशफहमी में कि मुझे तो मुस्लिम राष्ट्र मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने में मदद भी की थी, ऐसे तमाम लोग और एक मुस्लिम देश में रहने के आकांक्षी तमाम लोग भारत से पाकिस्तान गए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मुहाजिर कहा गया, उन्हें मुहाजिर कहा गया। पाकिस्तान के जो मूल लोग वहां रह रहे थे, इस्लामिक मुसलमान, उन लोगों ने यहाँ के जो मुसलमान या और लोग जो गए थे यहाँ से, उनको मुहाजिर कहा तुम दोगले लोग, तुम नकली मुसलमान, और उनको मार मार के भगाना शुरू किया। आप शायद न जानते हो, हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अभी भी हम लोग के संज्ञान में है। वहां पाकिस्तान में एक पार्टी होती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन होते हैं, और वे मुहाजिरों की लड़ाई लड़ते हैं। यानी पाकिस्तान गए हुए आज तक वे भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में कुछ पानी में चले गए, मुझे मुस्लिम देश मिल गया, मैं मुस्लिम देश में रहना पसंद करूंगा, ऐसे खुद फहीम लोग यहाँ से जो आप पहुंचे, वो आज तक वहां पर नागरिकता की दर्जा नहीं पा सकते, उनको मुहाजिर बोला जाता है। और अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाम की अल्ताफ हुसैन की पार्टी मुहाजिरों की लड़ाई लड़ती है। कुछ तो वहां तभी टिके और आज तक बेचारे भोग रहे हैं, लेकिन तमाम जो थोड़े से बुद्धिशाली थे वो यहाँ से वहां गए, लेकिन फिर जब देखे तो वहां हमको मुहाजिर कहा जा रहा है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हम यहाँ नहीं रह पा रहे, तो वहां से उठी है हिंदुस्तान कि मुझे मेरा ही मुल्क ठीक था यार। वहां हम लोग आराम से रहते थे और मुस्लिम देश में बकरी के चक्कर में बड़ी खुशफहमी में यहाँ है और यहाँ हमारे पीछे जा रहे हैं, इसलिए वहां से वो वापस चले गए। तो यहाँ हुआ क्या, अनुच्छेद 7 में कहा गया कि भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन फिर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी ऐसे लोग जो खुशफहमी में पाकिस्तान चले गए कि मुझे तो मुस्लिम देश मिल गए, ऐसे लोग जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो भाई
गदर तो बताता ही कि भाई तमाम लोग उधर से भागे, इधर गदर एक प्रेम कहानी है ना, तो उसमें ऐसी बात आई है कि वो तमाम लोग वहां से भागे कि मुझे तो भारत में रहना है, तो भागे इधर, तमाम लड़ाई झगड़ा तभी हुआ, लेकिन बच्चे यहाँ तो अनुच्छेद 6 में उनको पाकिस्तान से भारत आए लोगों को संविधान सभा ने नागरिकता दे दिया। लेकिन साथ में क्या हुआ, यहाँ से भी तमाम लोग उधर गए। वो लोग क्यों गए, उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान बनाने में मदद किए थे और उनको लगता था कि हमको एक इस्लामिक देश मिल गया, हमको तो मेरा पाकिस्तान मिल गया, और भारत से वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब वहां पाकिस्तान गए तो वहां पाकिस्तान के मुल्क के लोगों ने खूब मारा पीटा और उनको कहा तुम मुहाजिर हो। मुहाजिर मतलब तुम नकली मुसलमान हो, दोगले मुसलमान, ऐसा कहा। तो कुछ तो वहां टिक गए जिनके लड़ाई आज तक मुत्तहिदा पहली मूवमेंट लड़ती है, जिसके नेता अल्ताफ हुसैन होते हैं, आज तक लड़ाई हुई और वो मुहाजिर हैं, भारतीय लोग हैं, वहां टिक गए हैं और आज तक वो नागरिकता का दर्जा नहीं पाए। मुहाजिर अभी कहे जाते हैं, अल्ताफ हुसैन आज तक लड़ाई लड़ी रहे, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग फिर भारत चले गए, यानी पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए तो कुछ टिक गए तो मुहाजिर हो गए, लेकिन कुछ कहीं नहीं, भाई मुहाजिर नहीं रह गया, अपने देश से छूटे को भागे और फिर पाकिस्तान से भारत आए। तो संविधान सभा ने उदारता पूर्वक कहा लिया, झूठे आप उधर चले गए, कह रहा हूं, समझा रहा हूं, तो कह रहे हैं कि हम इस्लामिक देश में रहेंगे, देख रहे हैं वो आपको इस्लामिक मानने को तैयार है नहीं, आप वहां झूठे चले गए, बकरों बनने के बेवजह करते हो, लौट आए तो आप अच्छा किए, चलिए फिर हम आपको नागरिकता देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को उनको आज तक नागरिकता नहीं दी, लेकिन इतना गलती करने के बाद हिंदुस्तान ने कहा आओ अपने घर लो, भुला उला के घर नहीं जाया जाता, ठीक है शाम का भूला सुबह में घर आ गए तो अपने देश का आदमी है, इनको नागरिकता दे दिया गया। यानी ये 6 अवतार, ये दोनों एक संकटकालीन परिस्थितियों में बनाए गए, 6 और 7, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रासंगिकता या उपयोगिता तो नहीं है, लेकिन हाँ संकटकालीन स्थितियों के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो 6 में जो है पाकिस्तान से भारत आए और 7 में भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आए, उनकी नागरिकता। बड़ा अच्छा। आज थोड़ा ज्यादा ही अनुच्छेद 8, अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 8 क्या है। अनुच्छेद 8 यानी भारतीय संविधान सभा ने बुद्धिमानी बहुत पहले से की। अनुच्छेद 8 में विदेशों में बसे व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता, ये देखिए भारत की एकाधिक नागरिकता है क्योंकि हम यूनियन में, हमने किसी राज्य के समझौता के परिणामस्वरूप का निर्माण किया और अमेरिका वाले समझौता से अपना देश बनाया है, रूस वाले भी समझौता बनाया, अमेरिका वाले आधी स्थिति है, बड़का देश है और उनके अभी एक राज्य से दूसरे राज्य जाइए तो डोमेस्टिक वीजा लेना पड़ेगा। आप डाकोटा से जाइए होनोलुलु, अभी देखिए वो मार्ग वगैरह हो और ये नहीं कि अमेरिका में कोई बात नहीं ना, उसके डोमेस्टिक वीजा दिखाओ भाग जाओ और पता चले रात सही है, लेकिन रात दो यहाँ घूमिए टहलिए, हमारा यहाँ से सिक्किम से लेकर के तिरुवनंतपुरम तक कोई बोलने वाला नहीं कि कहां से आ गया है, आराम से मगरी पान के दबाइए और उसके बाद कश्मीर जाइए, कश्मीर से घूमते हुए गुजरात में जाइए, ढोकला वोकला खाइए, में आते क्या पूछना है ना। तो अब ये अपना यूनियन है, तो हम लोग यूनियन है तो इसकी कई अच्छाइयां हम लोग को मिलती यहाँ, लेकिन संविधान सभा के लोगों ने सोचा था कि हो सकता है भाई हमारे भारतीय तमाम विदेशों में जाकर बसे, एनआरआई, ओआईसी यानी इंडियन ओवरसीज सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन का मतलब होता है जो जाकर के भारत से कहीं और प्रवास करे और पीढ़ियों से प्रवास करते हैं, हमारे से नवीन संग्राम काशी मुक्ति, मंदिर जगन्नाथ, जो पांडे वगैरह बड़े बड़े पदों पर। तो एक वो है जो भारतीय है और एक वो है जो कमाने गए फिर भारत आते हैं, उनको अप्रवासी भारतीय बोलते हैं ना, रेजिडेंट इंडियन, मतलब रेजिडेंट नहीं इस समय, लेकिन आते जाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नागरिकता इसलिए क्योंकि हम भारतीयों को बाहर जाने पे अपना मुल्क बहुत सताता है, भारतीयों की परंपरा है, सबकी नहीं है, और सब लोग छोड़ के जाते हैं ठीक है तो फलाना देश में जाकर कोई विशेष मौका है, लेकिन हम भारतीयों के लिए कि अभी गांव में तो हो सकता है कभी एक दूसरे से विशेष मुलाकात करें, लेकिन जैसे पता चले किसी दूसरे धर्म में का हो, कहां से तो फलाने जिला से, अब जिला के एक कोने से वो दूसरा कोने से वो है, लेकिन अब वहां जाने को एक से बढ़िया से मऊ से अच्छा अब देखिए परिवार हो गया, लेकिन पता चले कि यही से दिल्ली हो, यूपी से है, ये देखिए किस तरह से अपनी जड़ें सताती हम लोग नैया जुड़े। अब तो पता नहीं दिल्ली छोड़ के लंदन चले गए, तो कहां से जी गोरखपुर से, अच्छा मतलब इंडिया से, हमने मुंबई का हो कि तमिलनाडु का आदमी हो कि बिहार का आदमी हो, पूरा आदमी इंडियन भारतीय को लगता है कि हम लोग की परंपरा है कि हम कहीं भी रहे किसी भी स्थान पर आने के बावजूद
हमें हमारी जड़ें बार बार उतरती है पूरे संसार के लोगों के साथ नहीं। अब देखिए ना यूरोप के कहां से कहां जाके फंस गए, कभी उनका देश नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग के लिए ऐसा है। इसीलिए कनाडा में जाके हमारे भोजपुरी लोग बसे। अब भोजपुरी में बात करते हैं, कनाडा में क्या हो, कैसे बने हुआ सब ठीक बात हूँ, कैसे मोदी जी बोले थे कनाडा में। आप सोच लीजिए तो जड़ें कितना सताती है। इसीलिए अनुच्छेद 8 में संविधान सभा के लोगों ने सोच लिया कि हो सकता है ऐसे भारतीयों को कभी अपनी जड़ें याद करें और है बड़े संपन्न बड़े, तो यहाँ आएंगे तो थोड़ा जाएंगे भी। वहीं पर व्यवस्था कर दी गई ये थे कि हमारा पूरा देश इकहरी नागरिकता वाला देश, हमारी इकहरी नागरिकता, यानी हम तमिलनाडु और यूपी फलाना के नागरिक नहीं, हम भारत के नागरिक, ऐसा है। लेकिन यहाँ कहा गया विदेश में बसे भारतीयों की दोहरी नागरिकता, मतलब आपकी वहां भी नागरिकता होगी और आपकी हमारे यहाँ भी नागरिकता होगी यदि आप चाहेंगे तो। वाजपेयी सरकार है, डेवलपमेंट वाली सरकार, खाती राजनेता, उन्होंने सोचा कि बस यही मौका है यार, इसको भुला देना चाहिए। अब उन्होंने अनुच्छेद 8 जो था आर्टिकल 8 इसको जीवित कर दिया। भारतीयों के 99 उन्होंने ऑफर किया, ऐसे देश जो भारतीयों से अच्छे ताल्लुक रखते हो, यहाँ कभी रहे, उनके दादा दादी नाना नानी या उनके माता पिता में से कोई लेकर भारतीय रहा हो, उनके पास कभी वीजा पासपोर्ट भारत का रहा हो, ऐसी परिस्थिति में यदि वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं उस देश के सरकार की सहमति से हम उन्हें भारतीय नागरिकता दे सकते हैं। यही यहाँ कहा गया विदेशों में बसे भारतीयों की भारतीय नागरिकता, विदेशों में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता, इसी बात की गई है। इसको दोहरी नागरिकता, उस देश के भी नागरिक है, हमारे देश के भी नागरिक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी फाइनली 22 साल बाद साउथ अफ्रीका से इंडिया है, इसीलिए 9 जनवरी को हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। तो अब जो दोहरी नागरिकता हम देते हैं उसके लिए करते क्या, एक पीआईओ कार्ड दे देते, $275 कीमत रखी जाती है उसकी, और एक पीआईओ कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक पीआईओ कार्ड उनको देते $275 में। अभी पीआईओ कार्ड को पहले हाथ के तक उनकी 20 साल मान्यता थी कि ये पीआईओ कार्ड रखिए ना, वीजा और पासपोर्ट, आइए जाइए खूब इंडिया में, आपको सारे राजनीतिक पदों को छोड़ करके सारी भारतीय सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी, और 180 दिनों से अधिक यदि आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो ही आपको थोड़ा मुख्यालय को बताना होगा, अदरवाइज इंडिया बहुत आराम से रहिए, घूमिए खाइए। और 2011 में तो इनको मान्यता दे दी गई कि आप बाकायदे भारत में मतदान भी कर सकते हैं, विदेश ऑनलाइन भारत में मतदान कर सकते हैं, मतदान का भी अधिकार दे दिया गया, और उनको भारत में घूमने टहलने रहने और सारी नागरिक सुविधाओं का भी अधिकार दे दिया गया, सब कुछ अधिकार वो प्राप्त कर चुके हैं। और एक नया काम हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में जो 20 वर्ष की अवधि पीआईओ कार्ड की थी उसको आजीवन कर दिया। तो इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं विदेश में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता, इसमें लिख सकते हैं इन्हें एक पीआईओ कार्ड दिया जाता है, एक पीआईओ, ऐसे आप लिख सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको पीआईओ कार्ड, कितनी कीमत का, 275 पीआईओ कार्ड लिख दीजिए, इसी में 275 कीमत इसकी। भारतीय नागरिक की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती, सारी सुविधाएं प्रदान की, बस यही तो है। लेकिन अब जो है पहले और 20 साल थी और अब और हो गई। यह पीआईओ कार्ड जो है 20 वर्ष के लिए वैध था, किंतु अब यह आजीवन वैध माना। अब आजीवन वैध मानिए पीआईओ कार्ड, ठीक।
देखिए अभी हमने बताया एनआरआई और ओआईसी यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन अप्रवासी भारतीय और इंडियन ओवरसीज सिटीजन अर्थात प्रवासी भारतीय, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। पहले एक ही में ये अलग अलग इनको मान्यता दी जाती थी, अब इनको एक ही मर्ज कर दिया गया, दोनों लोगों को पीआई कर दिया जाता है और उस देश की सरकार अपनी सरकार बाकायदे चाह करके दोनों जगह की नागरिकता का उपभोग करते हैं। वो अमेरिका के भी नागरिक बने रहे, हमारे अपने नागरिक बने रहे, दोनों नागरिकता। उनको केवल राजनीतिक पद प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि राजनीतिक पद आपको प्रदान कर दिया जाए तो आप पता चले यहाँ है मिनिस्टर, वो आप कनाडा में मछली मार रहे, क्या अब तो यहाँ आपको काम करना पड़ेगा ना, और वहां के भी नागरिक है, तो इसलिए आप यहाँ की नागरिकता का उपभोग कीजिए और जहां आप रहते हैं वहां भी आप अपना आराम से योगदान दीजिए। किसी एक जगह ही आप राजनीतिक पद और बड़े बड़े पद प्रदान कीजिए, इसके लिए कहा गया आपको राजनीतिक पद प्रदान नहीं किया जाएगा, बल्कि शेष सारे पद प्रदान कर दिए जाएंगे। ओके, ये रहा अनुच्छेद 8। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या है? ठीक, चलिए हम लोग अनुच्छेद 9 की चर्चा कर लेते हैं। तो देख लीजिए अनुच्छेद 9 में है नागरिकता का निरसन। नागरिकता का निरसन, निरसन मतलब होता है समाप्त, है ना। नागरिकता का निरसन मतलब आप क्या करते हैं, समाप्त, यानी किन किन कारणों से नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। नागरिकता का निरसन अनुच्छेद 9 में है। देखिए यदि आपने किसी विदेश की नागरिकता ले ली हो तो भारत की नागरिकता समाप्त, है ना। फिर विदेशी नागरिकता आपने ले लिया तो भारत की नागरिकता करो। यदि आप 7 वर्ष से अधिक समय तक भारत संघ को बिना बताए विदेश से आते हो तो भारत की नागरिकता खत्म। या यदि भारत सरकार ने आपको दंड स्वरूप आपकी नागरिकता अपहरण कर दिया तो नागरिकता खत्म। या स्त्रियों के केस में यदि किसी स्त्री ने किसी विदेशी पुरुष से विवाह करके अपने देश से उस देश में गमन कर दिया हो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। हाँ, इसमें जरूरत कंडीशन है, यदि उस स्त्री ने ये घोषणा की हो कि मैं अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखूंगी तो छोड़कर, जैसे वो सानिया मिर्जा कोई खिलाड़ी है, बड़ी खिलाड़ी हो, तो अब टेनिस प्लेयर है, अब वो कहा शोएब मलिक इससे जो शादी कर रही पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने घोषणा किया कि मेरी भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी। अगर उनकी भारतीय नागरिकता की घोषणा न करती तो पाकिस्तान की नागरिक मानी जाती, लेकिन उन्होंने घोषित किया मैं भारतीय नागरिक बनी रहूंगी। इससे विदेशी पुरुष से विवाह करने के बाद भी उनकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, अन्यथा यदि उन्होंने पाकिस्तान के आदमी से विवाह कर दिया तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती थी। ओके, तीन परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति आप यहां लिखिएगा विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लिया, नंबर 1 हो गया विदेशी नागरिक, या 7 वर्ष से अधिक समय विदेश में यदि या सरकार ने नागरिकता छीन लिया, सरकार नागरिकता छीना हो तो वह भारत का नागरिक नहीं माना है। ये सारी चीजें हो गई 9वीं में कि 9 में आप नागरिक कब माने जाएंगे, यदि आप 7 वर्ष से अधिक समय तक भारत से बाहर नहीं है, या है तो आप अपनी इतला दे रहे हैं, सरकार को सूचना दे रहे हैं, आपका कानून से आते हैं, या आपकी नागरिकता छीनी न गई हो, 7 वर्ष से अधिक समय तक आप विदेश में ना हो, विदेशी नागरिक न बन गए हो तो आपकी भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। या यूं कह सकते हैं कि यदि आप स्त्री के किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर रही हो तो आप घोषित करें कि आपकी भारतीय नागरिकता नहीं जानी चाहिए तो आप भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, नागरिकता। स्टूडेंट, अब इसके बाद इसमें 2 ऐसे कानून और है 10 और 11, तो हम लोग इसे मिटा करके थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। आखिर अनुच्छेद 10 क्या है ये जान लीजिए।
अनुच्छेद 9 में है नागरिकता का निरसन और अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 9 में जो चीजें हैं जिनके कारण नागरिकता समाप्त हो गई हो, अनुच्छेद 10 में अगर वो चीजें नहीं है तो नागरिकता बनी रहेगी। बड़ा आसान चीज है, याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। यानी किन परिस्थितियों की नागरिकता बनी रहेगी? ठीक, नागरिकता का बने रहना, या यूं कह सकते हैं नागरिकता का अर्जन। किन किन परिस्थितियों में आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, है ना? नागरिकता का अर्जन या नागरिकता प्राप्त कर सकना, इन परिस्थितियों में आप देख लीजिए। इसके कुल 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं। नंबर 1, जन्म द्वारा नागरिकता। नंबर 2, वंश परंपरा द्वारा। नंबर 3, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। नंबर 4, देशीकरण। और नंबर 5, इसमें कहा गया भारत द्वारा किसी भूभाग पर अधिकार। ये देखिए, जन्म द्वारा नागरिकता, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, वर्गीकरण, देशीकरण और भारत द्वारा किसी भूभाग पर अधिकार पर नागरिकता। इसमें देखिए कहा गया जन्म द्वारा नागरिकता, इसी का बहुत जबरदस्त लोगों ने फायदा उठाया था। जो भारत में जन्म ले नागरिक है ना, जन्म द्वारा नागरिकता। भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक। पहले ऐसा, किंतु अब उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। अब ऐसा हो, ठीक, पहले ऐसा नहीं था, फिर इसीलिए इसका बड़ा लाभ उठाया, इसलिए अब ऐसा कर दिया गया। देखिए दूसरी वंश परंपरा द्वारा, तो वंश परंपरा द्वारा मतलब यही, यदि किसी के दादा दादी नाना नानी माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो वह व्यक्ति भारतीय माना जाएगा। वंश परंपरा द्वारा, यानी वंश परंपरा द्वारा नागरिकता का मतलब यही हुआ कि अब उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का भारतीय होना आवश्यक है। यदि ऐसा कुछ है तो इस वंश परंपरा के आधार पर उनकी संतानें भारत की नागरिक मानी जाएंगी। और ऐसे व्यक्ति जिनके दादा दादी नाना नानी मामा मामी में से कोई भारतीय हो या भारत का ये नागरिक है तो उनके बच्चे कहीं जन्म ले वे भारतीय नागरिक, वे भारतीय नागरिक।
फिर इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा यानी नागरिकता मांगे जाने, पंजीकरण, इसका मतलब हुआ नागरिकता मांगे जाने। तो इसके लिए कुछ कानून बना दिया गया और इसके लिए कानून ये है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता मांगता हो तो उसके लिए आवश्यक है वो कम से कम भारत में जो है भारत संघ की 22 राजभाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञान रखता हो, भारत संघ के इस तहत भारत संघ के तहत इसकी राजभक्त को उसकी शपथ लेता हो और फिर भारत की नागरिकता को मांगता हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उसको पंजीकरण द्वारा उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसे जो भारतीय नागरिकता मांगता हो, संघ की या राजभाषाओं में से 22 में से किसी एक भाषा को जानता हो और भारत संघ की शपथ लेता हो निष्ठा की, उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी पंजीकरण के द्वारा। ठीक, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 साल इस देश में रहेगी। कितना? 5 साल इस देश में रहे, भारत के इस आबोहवा को समझे और उनको रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरी है ये देखिए, चौथी देशीकरण। देशीकरण देशीकरण में कहा गया कि भारत में नौकरी करने वाला 12 वर्ष तक देश में निवास किसी एक भाषा का ज्ञान किसी एक भाषा का ज्ञान राष्ट्रीयता की शपथ के द्वारा से नागरिकता दी जा सकती है। और भारत द्वारा किसी भूभाग पर अधिकार, ये तो बड़ा आसान है, यदि भारत किसी भूभाग पर अधिकार कर ले तो उसके नागरिकों को देश से नागरिकता मांगनी नहीं पड़ेगी। यदि भारत जैसे ऑक्युपाइड कश्मीर वास्तव में हमारा, लेकिन अभी तो लोग पाकिस्तानी माने जा रहे हैं, पर अधिकार कर देगा तो उन लोगों को हमारे देश की नागरिकता मांगनी नहीं पड़ेगी, वे आपसे आप भारतीय नागरिक होंगे। ये तो अपने शब्द में ही स्पष्ट हो जा रहा है। भारत किसी भूभाग पर अधिकार कर दे तो उसके नागरिकों को नागरिकता मांगनी नहीं पड़ेगी, वे सारे नागरिक हमारे नागरिक हो जाएंगे। ठीक, एक केस इसमें और भी है, यदि कोई विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से विवाह कर ले तो उसे नागरिकता मांगनी नहीं पड़ेगी, उस विदेशी स्त्री को भारत का नागरिक मान लिया जाए। ठीक, अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता संबंधी विधि, इसमें नागरिकता संबंधी विधि की बात की गई है। अब तक 3 बार ये बनाया जा चुका। 1955 में नागरिकता कानून बना, 1986 में नागरिकता कानून बना और एक नागरिकता कानून बना। 3 बार नागरिकता कानून बन चुका है, 1956, 1955, 1986 और अभी 2020 में शाहीन बाग और क्या मामला था जिसमें एनआरसी और सीए जैसे मामले हैं। तो 3 बार नागरिकता कानून बन चुका है। वो इस अनुच्छेद 11 का सहारा लेकर ये नागरिकता संबंधी विधि की बात करता है। अनुच्छेद 11 वो कहता है संसद को यह अधिकार है कि वो भारतीय नागरिकता का नियम विनियमन कर सकते। इसी आधार पर संसद ने या भारत सरकार ने 1955 में नागरिकता कानून बनाया, 1986 में नागरिकता कानून बनाया और 1920 में भी नागरिकता कानून बनाया, जिसके कारण बहुत बड़ा विवाद हुआ। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अभी तक नागरिकता कानून 1955
1986 2020 बनाया जा चुका है। प्रिय छात्रों, तो आपके सामने नागरिकता और नागरिकता संबंधी बिल कानून क्या आपके सामने है। उसका कुछ सरल शब्दों में आपको बताया गया। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नागरिकता कानून है, आपके सामने है, लिखे जा चुके, लेक्चर किए जा चुके। इसे पढ़िए और लेक्चर को कायदे से आप कई बार सुन सकते हैं। इस पर सुनिए, अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके बाद हम फिर आपके सामने उपस्थित होकर फिर आपको इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ाएंगे नागरिकता के बाद इसका अगला चैप्टर, ठीक, फंडामेंटल राइट, और उसके बाद फिर तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य इत्यादि इसी क्रम में सब्जेक्ट। आज बस इतना ही, क्लास